गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित डायमेंशनिंग। डायमेंशन का मतलब होता है विमांकन। स्मॉल शब्दों में मैं अगर कहूँ कि विमाओं का अंक द्वारा प्रदर्शन क्या कहलाता है, विमांकन कहलाता है। किसी भी विमा है, जैसे कि अपने को लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, इनका अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। विमांकन क्या है कि विमांकन किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई भी प्रोडक्ट का या कंपोनेंट का अगर आपको उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको विमांकन जो है टेक्निकली तौर पर बहुत ही आवश्यक होगा। उसमें आप सभी जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन के लिए आपको उसका टोटली स्पेसिफिकेशन, उसका टोटली फीचर्स वगैरह बताना होता है। उसका माप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसको कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिशिंग, कोटिंग, ठीक है ना, टॉलरेंस इत्यादि सभी लिमिट के बारे में, इन सब के बारे में आपको जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है, विमांकन कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। ठीक है ना। विमांकन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का वर्गीकरण कितना किया गया है, तो उस पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन जो होता है, फंक्शनल डायमेंशन या इसे हम क्या कहते हैं, कार्यकारी विमांकन। कार्यकारी विमांकन। दूसरा होता है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। नॉन फंक्शनल डायमेंशन, अकार्यकारी विमांकन। और तीसरा है एक्सिलरी डायमेंशन। मतलब सहायक विमांकन। पहले हम इन तीन पे बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन एंड एक्सिलरी डायमेंशन। माने कार्यकारी विमांकन, अकार्यकारी विमांकन और सहायक विमांकन। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। मैंने ये कोई एग्जांपल लिया है किसका, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी वस्तु या किसी कंपोनेंट का वह भाग जो कि फंक्शनेबल हो, मतलब कार्यकारी भाग हो, कार्यकारी भाग की विमांकन कार्यकारी विमांकन, अकार्यकारी भाग की जो विमांकन होगी वो अकार्यकारी विमांकन कहलाएगी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा भाग इसके अंदर कार्यकारी होता है और कौन सा भाग जो है अकार्यकारी होता है। यानी वो जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, वो पर्पज़ अगर उसके अंदर पूरा है, वो भाग होते हैं उसके फंक्शनल पार्ट, और अन्य जो सहायक होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन फंक्शनल या एक्सिलरी पोर्शन होगा। जैसे कि हमने यहाँ एक किसका एग्जांपल लिया है, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक है ना। इसका आप लोगों ने एक दृश्य बनाया है। इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो आगे का भाग यहाँ से आप देख रहे हैं, इस ग्रूव के बाद में, इस खांचे के बाद में, ये आगे का जो भाग देख रहे हैं, ये कैसा भाग होता है, चूड़ीदार भाग होता है। अगर इसके पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो देखिएगा, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, पूरा सा अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। यानी एक जो बोल्ट है, उस बोल्ट का यहाँ बढ़ा लेते हैं, यहाँ देखिए, चलो चलिए एक बार ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक बोल्ट का पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है और ये इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जिसमें एक दृश्य दिखाया गया है। अब इस बोल्ट के अंदर जो ये आगे का भाग देख रहे हैं आप, ये इस पोर्शन को बोलते हैं थ्रेडेड पोर्शन, चूड़ीदार भाग। यानी ये क्या कटी हुई है,
थ्रेड कटे हुए हैं इस पर, और इस थ्रेड को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था उस दिन, थ्रेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसको। अब ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमेंशन होगा ना इसका, क्योंकि एक बोल्ट के लिए, बोल्ट क्यों उपयोग में लिया जाता है, बोल्ट उपयोग में लिया जाता है कि वो किन्हीं दो पार्टों को असेंबल करके रखे, और वो असेंबल कब करके रखेगा, जब उसमें थ्रेड कटे होंगे तो वो उसको असेंबल करके रखेगा। असेंबल, ये जो भाग हो गया ना, ये कौन सा भाग हो गया, फंक्शनल भाग हो गया। ये कौन सा भाग है, ये फंक्शनल भाग। जहाँ जहाँ फंक्शनल भाग होगा उसे हम एफ से डिनोट करेंगे, नॉन फंक्शनल भाग होगा उसको N/F से करेंगे, एक्सिलरी पोर्शन होगा उसे हम AUX से डिनोट करेंगे। डायमेंशन चैप्टर देखिए पूरी ड्राइंग ही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 चैप्टर एक्स्ट्रा बचेंगे, वो भी अपने करेंगे, स्केल और ये डायमेंशन का। हालांकि टॉपिक में नहीं है, लेकिन इनसे प्रश्न बिल्कुल आएंगे, ये ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने सिलेबस में जो डाला है उसी में से। रेलवे के जो डी ग्रुप और आपने फर्स्ट एग्जाम देखा होगा उसमें भी कुछ एक प्रश्न ऐसे आए हैं जो अदरवाइज टॉपिक्स में नहीं थे। इसके बाद में क्या है कि अभी नॉन फंक्शनल डायमेंशन में देखिए कौन सा भाग है। जैसे ये हेड की अगर बात करें, और हेड का जो भाग है ना, बोल्ट का जो हेड होता है वो आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, केवल स्पेनर के लिए चाहिए, इसकी लेंथ के लिए या इसकी हाइट, इसकी जो थिकनेस है, या कुछ एक आपने ऐसे देखे भी होंगे जिन बोल्ट के अंदर क्या होता है कि हेड जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे। हेक्सागोनल हेडेड होगा, और कप और अर्ध शिष्ट बेलनाकार सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट भी होगा, टी हेडेड बोल्ट होगा, स्क्वायर हेडेड बोल्ट होगा। यहाँ इस हेड का जो है इतना फंक्शन नहीं है, इसलिए ये जो भाग होगा ये क्या होगा, नॉन फंक्शनल भाग होगा। कैसा पोर्शन होगा, ये नॉन फंक्शनल। और मैं यूं कह सकता हूं कि ये हेड के नीचे जो ये कॉलर बनी हुई है, इस कॉलर के लिए मैं बता देता हूं कि कुछ एक बोल्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि केवल हेड, और हेड के बाद में ये जो आगे का भाग है शैंक भाग, यही होता है। कॉलर कुछ बोल्ट में होती ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऐसा जो अगर कोई प्रश्न है तो इसके अंदर इस कॉलर को भी किस में गिन लेंगे, यानी सिर्फ कॉलर के लिए मैं डायमेंशन लगा देता हूँ। तो ये जो कॉलर जो शो की जाएगी ये भी कौन सा भाग हो जाएगा, नॉन फंक्शनल भाग हो जाएगा। तो समझ में आ रही होगी, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल भाग के लिए आपको ये हो गया नॉन फंक्शनल पोर्शन है, ये नॉन फंक्शनल है। लेकिन ये जो बोल्ट की जो शैंक भाग है और चूड़ीदार भाग है, ये जो भाग है ना, ये बोल्ट की लंबाई जो है ये फंक्शनल होगी। मान लीजिए कोई 2 प्लेटें ऐसी जोड़ी जानी है जिनकी मोटाई ज़्यादा है, तो शैंक की लंबाई पे डिपेंड करेगा, यानी ये फंक्शन काम करेगा। मतलब क्यों, क्योंकि अगर 2 प्लेटें जो असेंबल की जानी है उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, उनकी मोटाई अगर ज़्यादा है तो फिर शैंक की लंबाई भी उन प्लेटों के अकॉर्डिंग ही निर्धारित की जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि प्लेटें, बोल्ट कितनी भी लंबाई का ले लीजिए आप, और उससे आप कितनी भी मोटी 2 प्लेटों को असेंबल कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो भाग होगा ये किस में काउंट होगा, फंक्शनल में काउंट होगा। तो ये फंक्शनल डायमेंशन होगी। उसके बाद में ये जो स्लॉट कटा हुआ आप देख पा रहे हैं, ये ग्रूव जो है इसका कोई स्टैंडर्ड साइज जैसे निर्धारित न हो जिन बोल्टों के अंदर, क्योंकि सभी बोल्ट जो कंपनी जितनी भी बना रही है, प्रोडक्ट कर रही है, तो इनमें कुछ कंपनियां जो है स्टैंडर्ड साइज के बोल्ट बना रही है, उनमें तो ये चीज़ें निर्धारित की जाती है, लेकिन इनकी कोई इतना वैल्यूएबल पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ किससे शो कर देंगे, अपने नॉन फंक्शनल पार्ट से शो कर देंगे। अब बात आती है किसकी, ऑक्सिलरी डायमेंशन यानी सहायक विमांकन। देखिए एक बोल्ट जो अपनों ने यहाँ बना रखा है, इसकी अगर अपने को यूँ पूछा जाए कि इस सिरे से लेकर के यहाँ तक जो है लेंथ कितनी है, तो हम इस डायमेंशन को देख करके पता कर सकते हैं। बीच का ये भाग है नॉन फंक्शनल, इसको भी पता कर सकते हैं। ये भाग अपने को शैंक का, इसका माप पता चल जाएगा, जबकि अपने को ये डायमेंशन दी होगी तो हेड की मोटाई पता चल जाएगी और इस कॉलर की भी मोटाई हमें पता चल जाएगी। इस प्रकार हम सभी का अगर योग करें तो हमें ओवरऑल बोल्ट की जो है लेंथ पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी डायग्राम अगर बना हुआ है तो उस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिया जाता है, इस प्रकार उस ऑब्जेक्ट की ओवरऑल लेंथ दी जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसकी ओवरऑल लेंथ अपने को शो कर रखी है। इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी डायमेंशन, सहायक विमांकन। ताकि आपको क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए उसके जो सब जितने छोटे छोटे डायमेंशन है उनको टोटल नहीं करना पड़े, योग नहीं करना पड़े, और ये सब आपको इस तरीके से मिल जाए। इसे ऑक्सिलरी डायमेंशन भी, एक्सिलरी डायमेंशन भी बोलते हैं, और रेफरेंस डायमेंशन भी बोलते हैं। रेफरेंस डायमेंशन कई जगह पर इसको RE और F से भी डिनोट किया हुआ होता है, ये ध्यान रखना, AUX या REF, रेफरेंस डायमेंशन यानी सहायक विमांकन या संदर्भ विमांकन, कि इसके संदर्भ में ये विमांकन दिया गया है। किनके संदर्भ में, इन्हीं सभी विमांकन के संदर्भ में ये विमांकन दिया गया है। तो इसे ऑक्सिलरी डायमेंशन या रेफरेंस डायमेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना सभी को। उसके बाद अगर फंक्शनल डायमेंशन की बात करें तो जैसे कोई भी प्लेट है उसके छिद्र के अकॉर्डिंग देखिएगा आप, मान लीजिए ये प्लेट की 2 प्लेटें हैं या 1 प्लेट है, इसके अंदर इतना छेद किया हुआ है डायमीटर के अकॉर्डिंग,
अगर इस बोल्ट का डायामीटर इस छेद के डायामीटर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्या ये बोल्ट इस छेद के अंदर डाल पाएंगे आप? नहीं डाल पाएंगे। अगर इस छिद्र का डायामीटर बड़ा हो बहुत ज़्यादा और ये बोल्ट डाल रहे हैं इसका डायामीटर कम है तो फिर उसका भी कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए जो इस बोल्ट का जो डायामीटर होगा वो भी कैसी डायमेंशन होगी, वो भी फंक्शनल डायमेंशन होगी। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि इस एक ऑब्जेक्ट से तीनों डायमेंशन समझ में आ गई होगी, फंक्शनल डायमेंशन, नॉन फंक्शनल डायमेंशन एंड एक्सिलरी डायमेंशन जो होता है कौन कौन सा होता है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है साइज डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन एंड फीचर्स। साइज डायमेंशन के अंदर क्या होगा कि वस्तु के जितने भी माप है, वस्तु ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई खांचा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, कोई भी अगर सर्कल बना हुआ है तो उसका डायामीटर कितना है, ये सब किस में आ जाएगा, साइज डायमेंशन के अंदर काउंट हो जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा रखा है, इसका ये जो है ये कौन से में आ जाएगा, ये साइज डायमेंशन है। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, साइज डायमेंशन है। अगर लीडर लाइन लगा करके यहाँ पर अपनों ने इसका लिख रखा है 520 mm, तो ये भी इसका कौन सा है, साइज डायमेंशन होगा। लेकिन लोकेशन डायमेंशन कौन सी होगी, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाया, ये यहाँ पर इसका छिद्र वो जो दिखा रखा है उसमें ये है। अब ये यहाँ से इस कॉर्नर से और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, इसकी लोकेशन देखिए कहाँ है। यूँ अगर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, इस किनारे से कितना mm, मान लीजिए यहाँ पर 20 mm दूरी पर ये बना हुआ है, और इस कॉर्नर से इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, तो ये जो डायमेंशन है मान लीजिए ये 15 mm दूरी पर है। तो ये जो डायमेंशन में किनारे से इधर कितना है, किनारे से इधर, यानी ये लोकेशन लोकेट कर रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो छेद करना है वो राइट हैंड से कितना है और बॉटम से कितना ऊपर जा करके सेंटर पॉइंट लेना है, और फिर वहाँ पर उसका कितना व्यास का बनाना है, मान लीजिए 520 mm है। तो ये तो हो जाएगा कौन सा, साइज डायमेंशन। लेकिन ये जो डायमेंशन दोनों देख रहे हैं आप, ये कौन सा हो जाएगा, लोकेशन डायमेंशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बड़ी प्लेट है और उस बड़ी प्लेट के अंदर कैसा स्लॉट कटा हुआ है, एक इस प्रकार का स्लॉट कटा हुआ है मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसका अगर टॉप व्यू बनाने का प्रयास करेंगे तो टॉप व्यू इस प्रकार बनेगा बिल्कुल, और ये इस तरीके से। तो अभी जो लोकेशन अपने को बताना है क्या होगा कि यहाँ से कितनी दूरी छोड़ने के बाद इस खांचे की शुरुआत की गई है, तो ये जो डायमेंशन कहलाएगी ना, ये होगी कौन सी, लोकेशन डायमेंशन। फिर इस किनारे से ये खांचा जो है कितनी दूरी पर बनाया गया है, ये भी क्या दर्शाएगा यहाँ पर, लोकेशन डायमेंशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डायमेंशन होगी, ये इस खांचे की लेंथ बता रहे हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, साइज डायमेंशन। क्लियर है। फीचर्स डायमेंशन के अंदर क्या होगा, फीचर्स के अंदर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन इत्यादि के बारे में दर्शाया गया है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर ये एक छिद्र बना हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सेंटर, दूसरी भी शॉर्ट सेंटर इस प्रकार लगा करके छोड़ दिए, यानी यहाँ भी सर्कल बनने थे। अब मैं इस सर्कल के ऊपर यहाँ लिख देता हूँ कि 520 mm काउंटर शंक। काउंटर शंक, काउंटर बोर के बारे में भी अपने बात करेंगे। काउंटर शंक जैसे इस तरीके का छेद जो होगा, इस प्रकार से जो स्क्रू देखे होंगे आपने, ये काउंटर शंक होंगे, मतलब शंकु के आकार के कोनिकल पोर्शन में जो होंगे वो। तो ये जो मैंने अभी इसका स्पेसिफिकेशन लिखा है या इसका जो फीचर्स लिखा है, वो सब किस में काउंट हो जाएंगे, फीचर्स डायमेंशन के अंदर काउंट हो जाएंगे। उसके बाद में बारी आती है एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन, विमांकन के तत्व। विमांकन के तत्वों में सबसे पहले क्या आता है अपने पास, एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर 1 एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन। नंबर 2 डायमेंशन लाइन। नंबर 3 एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन। एक्सटेंशन लाइन को कहते हैं प्रसार रेखा या विस्तार रेखा।
डायमेंशन लाइन का मैंने आपको बता दिया, विमांकन रेखा। लीडर लाइन का कोई टेक्निकल में अभी तक ऐसा नहीं है, बस ये अपने लीडर लाइन का मतलब लीड करके लिखने के जो डायमेंशन काम आएगा उसे लीडर लाइन कहेंगे, ये ध्यान रखिए। हिंदी की बुकों में भी इसका नाम लीडर ही है। तो चलिए इसके अंदर अपने बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन के बाद में आप एक्सटेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन के नाम से भी बोला जाता है, प्रोजेक्शन लाइन। तो एक्सटेंशन कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सटेंशन लाइन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। ध्यान सिर्फ इस बात का रखेंगे कि कोई भी लाइन जो होगी एक्सटेंशन लाइन, वो अभी ऑप्शन में अगर डाला हुआ है कि मान लीजिए यहाँ ये 2 एक्सटेंशन लाइन खींच करके और इसकी डायमेंशन लिखी हुई है मान लीजिए 100 mm, लेकिन यहाँ कोई छिद्र इस प्रकार बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आपको इसकी लोकेशन डायमेंशन शो करनी है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। तो एक्सटेंशन लाइन जो है ना वो डायमेंशन लाइन को 99% तक ये संभव होना चाहिए कि आपकी जो एक्सटेंशन लाइन है वो डायमेंशन लाइन को नहीं टच करे, ठीक है। आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा कि क्या एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 100% सत्य नहीं है ये बात कि आप कोई भी डायमेंशन कर रहे हैं उसके अंदर, अब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे इसको अपने को अगर लोकेट करना होगा ना तो अपने को इसकी डायमेंशन यहाँ पर शो करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन लेनी भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। लेकिन डायमेंशन लाइन के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि डायमेंशन लाइन है ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए ये एक डायमेंशन लाइन है, या अपने इस प्रकार का एक ब्लॉक बना लेता हूँ, इसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे 2 डायमेंशन लाइन है, एक डायमेंशन लाइन आपने यहाँ लगा दी इस तरीके से कि डायमेंशन लाइन कभी भी ऑब्जेक्ट लाइन को टच नहीं करे, एक बात का तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा मान लो अगर इसके साथ ही यहाँ पर इसकी डायमेंशन अगर शो करनी हो इधर से, तो 2 डायमेंशन लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है। 2 डायमेंशन लाइनें कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कोई भी डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन को कभी भी टच नहीं करेगी, और कोई भी डायमेंशन लाइन है वो उसके दोनों तरफ कैसी लाइनें होनी चाहिए, एक्सटेंशन लाइन होनी आवश्यक है। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन या लीडर लाइन जो भी है ये सब कैसी होती हैं, पतली होती हैं और अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सीट है, सीट के साइज के अकॉर्डिंग इन लाइंस की जो थिकनेस है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है, ये सब लाइनें हैं इनका सीट के अकॉर्डिंग। अगर बड़ी सीट है तो उसके लिए थोड़ा सा थिकनेस जो है वो बढ़ा देंगे हम, 0.2 mm से 0.25 mm तक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सीट छोटी है तो 0.2 mm तक, जैसे कंटिन्यूस थिन लाइन है ये जितनी भी इसमें आती है, B1 B2 B3 ये जितनी भी लाइनें थी। और B1 B2 B3 के अंदर जो बड़ा डाउट आ रहा था आप सभी को मैं उसमें बता देता हूँ कि जो इस तरीके से कभी नहीं प्रश्न पूछा गया है कि बताइए B1 कैसी कौन सी लाइन होती है, B2 कौन सी लाइन होती है, उसको सीक्वेंट में ठीक है आप याद कर लीजिएगा कि इस बार अगर पूछा जाए तो अपने उस पर भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है क्या कि दी गई रेखा जो है ये किस प्रकार की है, किससे संबंधित है। B1 से लेकर के B1 9 तक की जो लाइनें हैं उनमें से आपको ये पूछ सकता है कि या ये कंटिन्यूस थिन है, कंटिन्यूस थिक प्रकार की है, या ये डैश्ड लाइन है, या ये डबल डॉटेड लाइन है, या सिंगल डॉटेड लाइन है, कैसी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशन। टाइप्स ऑफ डायमेंशन में जैसे अलाइन सिस्टम है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, चेन डायमेंशन है, पैरेलल डायमेंशन है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो एक अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर डायमेंशन चैप्टर को लगभग कवर कर देंगे। और कुछ एक भाग जो बचा हुआ आपको अगर कोई टॉपिक अगर याद आ रहा होगा तो आप उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी सभी मैं सीक्वेंटली चल रहा हूँ, नीचे मैंने टॉपिक लिख के रख रखे हैं, जैसे जो टॉपिक थे अपने पास उसको उठा रखे हैं। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड।